आज हमें पढ़ना है कक्षा 9, 10, 11 और 12 का बेसिक केमिस्ट्री। इस बेसिक केमिस्ट्री में पार्ट 1 भाग पढ़ना है और इस पार्ट 1 में हमें तत्वों का संकेत, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा तत्वों का आयन ज्ञात करना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं 9, 10, 11 और 12 तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक केमिस्ट्री की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण ना तो वो अणुसूत्र बना पाते हैं, ना ही ठीक तरह से समीकरण को बना पाते हैं। तो जिन बच्चों को 9, 10, 11 या 12 में बेसिक केमिस्ट्री के बारे में प्रॉब्लम है, जैसे अणुसूत्र नहीं बना पाते हैं, या मान लिया कोई समीकरण दिया गया हो तो समीकरण नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत से सूत्र ऐसे दिए गए हैं, जैसे मान लिया जाए NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक ये है, लेकिन यहीं पे देखिए इस तरह का भी सूत्र दिया रहता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी हाइड्रोक्साइड है, यह भी हाइड्रोक्साइड। तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता कि यहाँ OH बिना कोष्टक में है और यहाँ कोष्टक क्यों लग गया। कहीं कहीं होल ट्वायस होता है, होल थ्रायस होता है। जैसे मान लिया Al2SO4 का होल थ्रायस, देखिए यहाँ पे ट्वायस लगा, यहाँ पे थ्रायस लगा, तो ये अणुसूत्र है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ये सूत्र कैसे बन गए, समस्याएं होती हैं। तो जब ये सूत्र आप बनाना जान जाएंगे तो समीकरण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे तत्वों का संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा तत्वों का आयन ज्ञात करना। आयन का मतलब होता है कि तत्व पर जो आवेश होते हैं, जैसे मान लिया ये Na है, Cl है, तो देखे होंगे सोडियम पे प्लस आयन आता है और क्लोरीन पे माइनस। ये प्लस और माइनस कैसे आ जाते हैं, तो यही जो प्लस और माइनस होता है यही आयन या आवेश कहलाता है। तो इतने चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम, जिसको अगर अणुसूत्र बनाने नहीं आ रहा हो, समीकरण बनाने नहीं आ रहा हो, तो बेसिक केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको बनाने आ जाएगा, चाहे समीकरण हो या अणुसूत्र हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्वों का संकेत। जिस प्रकार जैसे इंग्लिश आपको पढ़ना है तो ए से लेके जेड तक आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ए से जेड तक आपको जानकारी है तो आप पूरी अंग्रेजी की किताब पढ़ लेंगे। तो सेम ऐसे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम तत्वों के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे क्रमांक, यहाँ पे रहेगा तत्व का नाम और यहाँ पे रहेगा संकेत। ज़्यादा नहीं, बस 30 तक हम बार बार बताए थे, सभी लोगों को क्लास में बताया गया है कि 1 से लेके 30 तक तत्वों का नाम याद कर लीजिए। बहुत से लोग याद है, बहुत से लोग याद ही नहीं किए हैं। तो देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ हो गया। अब जैसे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत या सूत्र होता है H, कैपिटल H। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम का होता है He, फिर आपका है लिथियम, लिथियम का होता है Li, फिर आपका है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है Be, उसके बाद पांचवा है आपका बोरान का B, फिर आपका छठा है कार्बन, कार्बन का होता है C, फिर है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है N, फिर ऑक्सीजन O, फिर है फ्लोरीन F, 10वां है आपका नियान Ne, फिर 11वां है सोडियम Na, फिर 12वां है आपका मैग्नीशियम Mg, फिर आपका है एल्यूमिनियम, इसमें Al, एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन या सिलिकॉन Si,
और ये है आपका 15वां फास्फोरस, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फिर 15 तक का हो गया। सेम यही चीज फिर ऐसे आगे बढ़ाइए। क्रमांक, तत्व का नाम और यहाँ संकेत। अब 15 तक था तो फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब 16 के बाद ये आपका सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, 20 आपका है कैल्शियम, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। फिर आपका ये है स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni, कॉपर का Cu और ये Zn। अब देखिए इतना चीज आपका था तत्वों का संकेत। जो भी तत्व है, बहुत सारे तत्व हैं आवर्त सारणी में, लेकिन ज़्यादा नहीं, आपको 30 तक याद करना है। जैसे इसमें देखना क्या है, इसके क्रमांक आपको देखना है, क्रमांक याद होना चाहिए 1 से लेके, देखिए 15 यहाँ है, 16 से 30, यानी 1 से 30 क्रमांक आपको याद करना है। और उस तत्व का सूत्र याद करना, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका संकेत H है, हीलियम का Hi, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियान का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, फिर आपका क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni, कॉपर का C और जिंक का Zn। ये तो आपका था तत्वों का संकेत। ये आपको पहले याद हो जाना चाहिए। जब ये याद होगा, ये पहला स्टेप था आपका, याद हो जाना चाहिए। जब याद हो जाएगा, याद करने के तरीके एक दिन में 2, 3, 4, 5 याद करिए तो याद हो जाएगा। और एक चीज याद रहे कि क्रमांक बदलेगा नहीं, क्रमांक वही रहेगा और सूत्र आपका याद होना चाहिए बढ़िया से। तो ये आपका हो गया तत्वों का संकेत। अब हम चलते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत से बच्चे पढ़े होंगे 9 में, 10 में, 11, 12 में। अब कुछ लोग पढ़े होंगे लेकिन समझ में ही नहीं आया होगा, तो आपको बताने जा रहे हैं हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है बोर-बरी योजना द्वारा। अब देखिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे ये अब हमको पढ़ना है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको बताया गया था तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था होता क्या है, पहले ये जाने। तत्वों को सही कक्षाओं में व्यवस्थित करना या वितरित करना ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। आपको पता होगा ये चीज, ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। 2, 4, 10 तत्व का बताएंगे तो आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। ये देखिए, इस तरह आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे प्राइवेट किताबों में। ये जो बीच वाला है इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होते हैं, और ये जो वृत्ति दिख रही हैं इनको कक्षाएं कहते हैं। अब इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4
या के यल यम यन इन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। जो कक्षाएं हैं, इस कक्षा को चाहे आप पहली वाली को एक कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन कक्षाओं को 1 2 3 4 कह सकते हैं। नहीं तो के यल यम यन अक्षर से अगर प्रदर्शित करना चाहे, पहली कक्षा को के, दूसरे को यल, तीसरे को यम और चौथे को यन कहते हैं। और नहीं तो 1 2 3 4 कह दीजिए। तो जो बीच वाला है ये नाभिक है, और नाभिक के चारों जो वृत्तीय चक्र दिख रहे हैं उनको हम कक्षाएं कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देते हैं। अब जो भी 1 से लेकर 30 तक आपने अभी तत्वों का सूत्र पढ़ा है, उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर आवेश कैसे हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 और बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। पहले इतना करते हैं। तो अब देखिए करना क्या है, नियम कुछ हैं। नियम ये है कि पहला नियम है बोरबरी का कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में वितरित करते हैं तो 2 8 18 32 के हिसाब से, यह नियम है कि जब भी हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो 2 8 18 32 के अनुसार भरते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो अब 1 है तो अब हमको कक्षा में भरना है। तो आपको नियम पता कि पहली कक्षा यही है, पहली कक्षा में ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 है तो क्या करते हैं, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन हम भर लेते हैं। तो अब 1 है तो अब भर लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसी को लिख दिया जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे हीलियम का करना चाहे तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को पहली कक्षा में भर दिया, क्योंकि नियम बता रहा है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, ये हो गया। अगर मान लीजिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 भर दिया गया। अभी बचा कितना, 1, क्योंकि हम पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा तो भर नहीं सकते, 2 हमने यहाँ भर दिया। अब 2 के बाद अभी हमारा 1 बचा, तो ये चला जाएगा आपका दूसरी कक्षा में, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 तक भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। तो जो बचा था ये हम दूसरी कक्षा में भर दिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे पहली कक्षा में कितना है, 2 है, और दूसरी कक्षा में 1, अर्थात लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, ये। उसके बाद फिर देखिए बेरिलियम का, तो बेरिलियम का पहली कक्षा में 2 भरेंगे, 2 बच गया, तो दूसरी कक्षा में भी 2 भर देंगे, तो 2 हो गया। ऐसे ही बोरान पे जाएंगे तो पहली कक्षा में ऑलरेडी 2 हम भर देंगे। उसके बाद बचा है 3, तो 3 हम क्या करेंगे, दूसरी कक्षा में भर देंगे, तो 2 कामा 3 हो गया। उसके बाद तीसरा अगर कार्बन का भरना है तो कार्बन का भरना, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 आप तो पहली कक्षा में ही भर देना। मान लो हमने ये कार्बन का हमने भर दिया, अभी बचा 4, तो 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते, तो 2 हमने देखिए कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पहली कक्षा में हमने भर दिया। अभी बचा इसके पास 4 तो दूसरी कक्षा में चला जाएगा, यानी कि इसमें 8 तक भर सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया, तो 2 और 4 हो गया। इस तरह से अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का भरना है तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 5, तो 2 और 5 हो जाएगा।
और ऐसे ऑक्सीजन का पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 भरेंगे। और एक चीज ध्यान रहे, जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है इसको अगर जोड़ेंगे तो ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। देखिए 1 1 2 2, 3 था तो 3 2 1 3, यहाँ 4 था तो 2 2 4, 5 था तो 3 2 5, 6 था तो 2 और 4, 7 तो 2 और 5, यानी कि जो उसके क्रमांक है, क्रमांकों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अगर क्रमांक आपको तत्वों का नहीं याद है, जैसे मान लिया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, अगर आपसे कोई कह दे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए बोहर-बरी के अनुसार, तो अगर आपको पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 है तभी तो निकलेगा, अगर आपको नहीं पता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 9 है, फिर आपका नियान का 10 है, सोडियम ले लीजिए 11, फिर मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, उसके बाद सिलिकॉन 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17 और आर्गन जो है 18। अब देखिए यहाँ तक आ गया तो फिर आपका ऐसे चलेगा। अब मान लीजिए फ्लोरीन पर जाएंगे तो आपको पता फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 9 है तो इस नियम से हमको भरना है। तो आपको ध्यान रहे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आप आंख मूंद के भर दीजिए। तो देखिए मान लीजिए पहली कक्षा में आप यहाँ और यहाँ 2 भर दिए हैं, अब 2 भर दिए, उसके ज़्यादा भर नहीं सकते, तो अभी बचा कितना 7, तो 7 हम किस कक्षा में, दूसरी वाली में ले जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 7, यही जोड़ेंगे फिर उसका क्रमांक आ जाएगा। फिर नियान का 2 और 8 हो जाएगा, यही जोड़ेंगे फिर हो जाएगा। अब सोडियम पर जब हम आएंगे तो पहली कक्षा में आप मान लीजिए 2 भर दिए हैं, दूसरी में कितना भरेंगे 8, 8 से ज़्यादा भर नहीं सकते। उसके बाद फिर बचा कितना 8 2 10, अभी हमारे पास 1 बचा है, तो ये 1 वाला जो है क्या करते हैं तीसरी कक्षा में अर्थात इसमें हम भर देते हैं, यानी कि 2 भर दिए यहाँ पे, 8 यहाँ भर दिए, 1 यहाँ भर दिए, तो हो जाएगा 2 8 1। इसको जोड़ने पे सोडियम का वही क्रमांक आ जाता है। सेम ऐसे ही 2 8 2 हो जाएगा मैग्नीशियम का, 2 8 3 हो जाएगा एल्यूमिनियम का, 2 8 4 हो जाएगा सिलिकॉन का, 2 8 6 हो जाएगा फास्फोरस का, 2 8 5 इसका होगा 5 और इसका 6 होगा, और 2 8 7 इसका होगा, फिर 2 8 8 इसका होगा। अब देखिए इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद अगर मान लीजिए आता है आर्गन के बाद पोटेशियम है 19, फिर कैल्शियम है 20, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम या मैग्नीज, इसका 21 22 23 24 25। अब देखिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस नियम से चाहेंगे तो पहले नियम के हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए 2 8 9 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसी के बाद जो बोहर-बरी का है दूसरा नियम लागू हो जाता है। दूसरा नियम को हम कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम, अष्टक नियम का मतलब ये है कि जब किसी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है, अर्थात वह अस्थाई हो जाता है। और जब अस्थाई हो जाता है तो ना किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है, ना लेता है, ना ही साझा करता है, अर्थात वह एकदम जो है अस्थाई हो जाता है। तो इस पहले नियम के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा ना हो कि अष्टक नियम लागू हो जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है। उसके बाद फिर इसका 2 8 8 2 जोड़ेंगे, ये आएगा। फिर इस नियम के बाद आगे जाएंगे तो फिर यही नियम लागू हो जाता है, ये वाला, और सबसे बाहर 2 होना चाहिए, जैसे 2 8 सबसे बाहर 2, उसके बाद बचा कितना ये। अब देखिए ये नियम आने लगे। उसके बाद फिर देखिए टाइटेनियम का 2 8 यहाँ 10 और 2 होगा, जोड़ेंगे 8 2 10 20 2 22, फिर 2 8 2 और 11 हो जाएगा। इसी तरह 2 8 12 और 2 होगा, इसको भी बाद में बताते हैं। फिर 2 8
13 और 2, ये हो गया। उसके बाद फिर ऐसे आप चले जाएंगे बनाते हुए। देखिए क्रोमियम का तो इस नियम के अनुसार ये है, लेकिन इसका जो है दूसरा होता है, या आप बना सकते 2 8 2 8 13 1 कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों होते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे 30 का। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाएगा तो ध्यान रहे आपको पता चल जाएगा कि सभी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको देखना है, जितने भी तत्व हैं सबके बाहरी कोष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके पहले अगर 8 पूरा है तो वह त्याग सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। आपको बताया गया, जैसे मान लीजिए जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, और जब ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, एक है, अभी अस्थाई नहीं है, तो यह दे भी सकता है, ले भी सकता है। ये देखिए 2 अस्थाई है, ये देखिए 1, ये तो इसका कक्षक पूरा है, बचा एक इलेक्ट्रॉन यह दे सकता है, अर्थात दे रहा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा ना। और एक चीज आप ध्यान रहे, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धनायन बनाएगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋणायन बनाएगा। इसके बाहर 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 6 है, देखिए इसका 7। अब देखिए अष्टक पूरा है, ना तो देगा ना लेगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे अगर यह एक किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, त्याग दे, तो क्या होगा, तब भी 8 पूरा है, अर्थात यह त्याग सकता है, यह भी त्याग सकता है, यह भी। अब देखिए 5 तो त्यागेगा नहीं। सबसे पहले एक चीज हम बताते हैं, इतना सारी चीजें 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम याद कर लीजिएगा, उसका संकेत और क्रमांक याद कर लीजिएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकाल लीजिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद अब हम तत्वों का आयन ज्ञात करते हैं। आयन देखिए क्या होता है, आयन विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को हम आयन कहते हैं, जिस पर अब ये आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। जिस तत्व पर ये वाला पाया जाता है, प्लस पाया जाता है, वह तत्व धनायन कहलाता है, और जिस तत्व पर ये चिन्ह पाया जाता है वह तत्व ऋणायन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पे ले लिया जाए NaCl, जब जल में घोला जाता है तो यह सोडियम प्लस क्लोरीन में टूटता, देखिए इस पर प्लस इस पर माइनस, तो ये धनायन वाला हो गया और ये ऋणायन वाला हो गया। एक चीज ये भी रहे, जो तत्व जय इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना प्लस आएगा, जो जितना त्यागे ग्रहण करेगा उस पर उतना ऋणायन आएगा। लेकिन इसकी एक लिमिट है, बहुत ऐसे तत्व हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बहुत ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बहुत ऐसे तत्व हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और कुछ रेयर केस में ऐसे हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन भी त्यागते हैं, जैसे आपका स्टैनिक वगैरह है। अब ग्रहण करना हुआ तो बहुत ऐसे तत्व हैं जो 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कुछ 2 ग्रहण करते हैं, कुछ 3 ग्रहण करते हैं, कहीं कहीं पे 4 भी कर लेते हैं। साझा की बात तो बाद में बताया जाएगा, और वही साझा करके एक तत्वों का साझा करते हैं, 2 का भी होता, 3 का भी होता, कहीं कहीं 4 का भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और कहीं कहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लिया जाए तो ये आपके हो गए जो है तत्व जो त्याग रहे हैं। अब इसके बाद ये जो दिया गया है, अब हमें देखना है कुछ ऐसे तत्व हैं आयन ज्ञात करना। जैसे मान लिया जाए लिथियम पे, लिथियम देखिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्यागने की क्षमता रख रहा है, तो लिथियम पे 1 प्लस आएगा, अर्थात लिथियम धनायन हो गया। बेरिलियम देखिए बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पहले कक्षा पूरा है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, तो त्याग रहा है ना, तो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। और कितना त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात बेरिलियम पे 2 प्लस आएगा। बोरान है, पहली कक्षा पूर्ण है, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह त्याग सकता है, तो त्यागेगा तो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा।
और कितना त्याग रहा है, 3 त्याग रहा है, तो ये 3 बनाएगा। कार्बन वाले हैं तो ये तो साझा वाले हैं, जैसे 4 है तो त्याग भी सकता, ग्रहण भी कर सकता, साझा भी हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की बात करें, पहला कक्षा पूरा है, दूसरे में 5, हमने बताया 1 2 3 ही त्यागते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके पास 5 है। लेकिन अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण, हमने देखिए बताया कि 1 2 3 त्यागते हैं और ग्रहण करना है 1 2 3, अगर ग्रहण भी करना हुआ तो 3 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 3 ना, तो नाइट्रोजन पे 3 माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अर्थात 2 ग्रहण करने की क्षमता रख रहा है, तो इस पर इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, अर्थात इस पे 2 माइनस होगा। इस पे देखिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाता तो इसका अष्टक पूरा हो जाता, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रख रहा है, तो इस पर 1 माइनस। इसका अष्टक पूरा, हमने बताया जिस तत्व का अष्टक पूरा हो जाता है वो अस्थाई हो जाते, ना तो त्यागते ना ग्रहण करते हैं। सोडियम है, देखिए सोडियम के सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर यह त्याग दिया तब भी उसका अष्टक पूरा रहेगा, इस नाते यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रख रहा है, तो त्याग रहा तो धनायन बनाएगा, और कितना त्यागा 1, तो इस पर 1 प्लस आएगा। मैग्नीशियम के बारी कोष में 2, अगर यह 2 दे दे किसी को तब भी इसके पास कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 त्याग रहा है तो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा, और कितना त्याग रहा, 2 ना, इस नाते इस पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, त्याग दिया, तब भी तो इसका अष्टक क्या है, पूरा है। अब जब इसका अष्टक पूरा है तो इसको कोई समस्या नहीं है, जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3 त्याग दिया तो अष्टक पूरा है, तभी कोई समस्या नहीं। अब 3 त्याग रहा है तो इस पर 3 प्लस आएगा। अब ये सिलिकॉन तो जान ही रहे हैं 4 है तो साझा वाले हो सकते हैं। फिर ये कंडीशन देखिए 5, जैसे यहाँ पे दिखा था नाइट्रोजन 3 की कमी, तो इस पर फास्फोरस पे 3 माइनस हो जाएगा, 1 2 3 माइनस। यहाँ पे देखिए 6 है, 2 की कमी है, अगर 2 मिले तभी तो अष्टक पूरा होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा सल्फर पर 2। और क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इस नाते इस पर 1 माइनस हो जाएगा। अब देखिए आर्गन का तो पूरा अष्टक, बाहरी कोष में भी 8, उसके पहले भी 8, तो कोई टेंशन नहीं इसको। ऐसे आते पोटेशियम पे, देखिए पोटेशियम के सबसे बाहर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे पहले की दोनों कक्षाएं 8-8 इलेक्ट्रॉन होकर के पूरी हो गई हैं, अर्थात यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है तो बनाएगा धनायन, और कई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 1, इस नाते इस पर 1 प्लस आएगा। इसी तरह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 प्लस बनाएगा। स्कैंडियम 2 प्लस, टाइटेनियम 2 प्लस, वेनेडियम 2 प्लस, ऐसे जो है क्रोमियम 1 प्लस या 2 प्लस दोनों हो सकते हैं। मैग्नीज 2 प्लस। आयरन की बात करें तो आयरन भी 2 प्लस वाला है, लेकिन आपको बताएंगे कहीं कहीं आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागते हैं और कहीं कहीं 3 भी त्यागता है। ध्यान रहे, जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको हम फेरस कहते हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको हम फेरिक कहते हैं। ध्यान रहे। तो ये तो आपके हो गए तत्वों का संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा तत्वों का आयन ज्ञात करना। अब देखिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट जरूर करेगा। अब इसके बाद का जो पार्ट 2 है उसमें हम आपको मूलक और मूलकों का आयन ज्ञात करना बताएंगे।